बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया लेंज़ेस लॉ, फैराडेज लॉ। इन लॉज की मदद से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं और उन एग्जांपल्स के सिनेरियो में हम अपने इन लॉज को अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही लॉज यूज होंगे, लेकिन हमें इन लॉज की मदद से स्पेसिफिक एग्जांपल्स के अंदर, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से 5 मेथड्स इस चैप्टर के स्टार्ट में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीकाकार हैं, तो उन तरीकाकार को समझने के लिए अब हम करते हैं कि उनको अप्लाई करके अपने डिजायर रिजल्ट जो हैं इन्हीं लॉज की मदद से निकालते हैं। तो हम पहली जो एग्जांपल करने वाले हैं या पहली एप्लीकेशन इसकी करने वाले हैं वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में चेंजिंग फ्लक्स के जरिए ही आप इंड्यूस ईएमएफ करते हैं, लेकिन वो चेंजिंग फ्लक्स किस वजह से होता है और उसमें उस स्पेसिफिक केस के लिए हम उसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे और ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन की अगर डेफिनेशन की जाए तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक फिनोमिना का नाम है जिसमें 2 कॉइल्स यूज की जाती हैं। डेफिनेशन the phenomena in which change in current in one coil, कि किसी एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ दूसरी कॉइल के अंदर पैदा हो जाए। इंड्यूस एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट किसी दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर दे, तो ऐसे फिनोमिना का नाम म्यूचुअल इंडक्शन होगा। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि किसी जिसमें करंट चेंज हो रहा है उसको प्राइमरी का नाम दे देते हैं और दूसरी को सेकेंडरी का नाम देते हैं। तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो प्राइमरी में होता है उसकी वजह से पैदा हो रही होती है। हम इसको दूसरी डेफिनेशन ये लिखते हैं, द फिनोमिना in which induce an EMF in secondary coil
ड्यू टू changing flux through primary coil। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सेकेंडरी कॉइल के अंदर पैदा होने वाली जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स के चेंज की वजह से हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह से बयान होती है। Suppose that we have two coils. Consider we have two coils. One is connected with battery and rheostat is known as प्राइमरी कॉइल। एक वो कॉइल है जो बैटरी और रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड है, उसको प्राइमरी कहा गया। Another connected to galvanometer is known as secondary coil। अब क्या होगा कि ये दोनों कॉइल्स कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगी एक दूसरे से, एक दूसरे के पास पड़ी होंगी। इसी वजह से पहली कॉइल का फ्लक्स दूसरी तक पहुंचेगा और पहली का चेंजिंग फ्लक्स दूसरी में चेंजिंग फ्लक्स पैदा करेगा, जिससे उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। दिस इज द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल वो होता है जिसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है। ये दूसरी कॉइल का कोर मटेरियल है और इस कोर मटेरियल के ऊपर हमने ये कॉइल लपेटी हुई और यहां पे हम एक स्विच लगा लेते हैं और ये स्विच किस तरह से है कि यहां पे बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पे हमने रियोस्टेट लगाया हुआ। बेसिकली रियोस्टेट का फंक्शन रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज करना, और करंट की वैल्यू जब चेंज होगी, करंट आई फ्लो कर रही है, करंट की वैल्यू इस सिमत में है, बैटरी के पॉजिटिव से निकलती इधर से होती हुई ये करंट फ्लो कर रही है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इस सिम्ट में फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस सिम्ट में होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी पास पड़ी हुई कॉइल के अंदर से गुजरेगी। अब इसकी जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी टर्न्स में से ये मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी और यहां पे हमने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया। दिस इज द सेकेंड, दिस वन इज द प्राइमरी coil, this one is secondary coil। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स हो। होता कुछ यूं है कि हमारे पास इसका फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस सिम्ट में है वो पास पड़ी हुई कॉइल्स तक चला जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पास पड़ी हुई कॉइल तक जाते हैं। और हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया, उसी को फ्लक्स का नाम देते हैं। दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज फ्लक्स। अब हम एक चीज बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं फैराडेज लॉ से। अगर ये करंट में चेंज करूंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी लाइंस चेंज होंगी। चूंकि ये सोलेनाइड है और सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करती है। कैसे करती है इस चीज को अगर हम देखें, हम कहते हैं कि वी नो फील्ड ऑफ सोलेनाइड इज B is equal to म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, और स्मॉल n को हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ रिप्लेस करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये लाइंस पास पड़ी हुई कॉइल्स में भी चेंज होगी, तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में पैदा होगी। वो कौन सी होगी? इंड्यूस ईएमएफ in secondary coil according to Faraday's law। Faraday's law के मुताबिक that induced EMF in secondary coil is negative n डेल्टा phi over डेल्टा t, और इसको मैं ns का नाम देता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, उसकी बात हो रही जो कि इसकी है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल दिस वन। अब हम इसमें ns डेल्टा phi की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, वी आर एबल टू फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। और ये चीज मुश्किल नहीं है। कैसे भला? दीज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द फर्स्ट टर्न, अब टर्न ऐसे दी जाती है, ऐसे, तो ये एक एरिया बन गया। एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स बन जाएगा फाई। तो हम कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न का मतलब है एक एरिया है पूरा, उस एरिया में से फील्ड लाइन पास की तो फ्लक्स बन गया फाई फ्लक्स थ्रू वन टर्न या वन लूप। अच्छा, वही फील्ड लाइन जब ये एक आपने लूप बना दी, फिर अगली लूप बना रहे हैं, तो जब अगली लूप बनाई तो वही टर्न अगली लूप में से गई तो 2 फाई हो गया, वही टर्न तीसरी लूप में से गई तो 3 फाई हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वही जो लाइंस हैं वो n टर्न में से गुजरती हैं, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ जाता है? n इंटू फाई के बराबर आ जाता है। नाउ वी कैन से दैट ns इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। उसकी हर टर्न में से बराबर फ्लक्स जाता है, तो ns फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। ये टोटल फ्लक्स है। अब ये टोटल फ्लक्स उतना ज्यादा होगा जितनी ये फील्ड लाइन ज्यादा आएंगी, और ये फील्ड लाइन उतनी ज्यादा होगी जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और वो उतना ज्यादा होगा जितनी इसमें से फ्लो होने वाली करंट ज्यादा होगी। इसी तरह अगर करंट कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि प्राइमरी के अंदर फ्लो होने वाली करंट आई पी के ऊपर सेकेंडरी का फ्लक्स डिपेंड करता है और इसके प्रोपोर्शनल है। तो रिलेशन हमारे पास क्या बनता है? एन एस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैं फाई के साथ फाई एस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की डिफरेंट है, तो हर टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स फाई सेम रह रहा है, तो मैं इसलिए इसको सिंपल फाई ही लिख रहा हूं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई पी। तो मैं इसमें एन एस फाई इज इक्वल टू
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m लगाता हूं इनटू IP। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल टू ns फाई ओवर IP जो है ये इसकी वैल्यू आ जाए। ये किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं करता ये हम लेटर ऑन डिफाइन करेंगे। लेकिन अब हम वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड n डेल्टा फाई। अब n इज द नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कांस्टेंट होती हैं। फ्लक्स में अगर आपने चेंज करना है यहां पे तो इधर m कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो फिर हमें I के अंदर चेंज करना पड़े तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी ns डेल्टा फाई जो कि m डेल्टा IP के बराबर हो। इसका मतलब है ns डेल्टा फाई की जगह m डेल्टा IP आप यहां पे लिख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन विल बी फाई ES इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m डेल्टा IP ओवर डेल्टा T के बराबर आ जाए। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल। और इस फाइनल इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। तो करंट का चेंज किसमें हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में। चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। इंड्यूस एन EMF इन अनदर कॉइल और इंड्यूस EMF किसमें हो रही है? सेकेंडरी कॉइल में। तो ये हमारी इक्वेशन यहां से कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ी सी डिस्कशन इस नेगेटिव साइन पे कर लेते हैं। तो फिर अगेन यही है कि नेगेटिव साइन शोज दैट अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ द इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल सच एज, यानी डायरेक्शन उसकी इस तरह से होगी, इट अपोज द काज विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड EMF। जिसने इसको पैदा किया उसी की मुखालफत करना शुरू कर देगा। इस तरीके से ये अपने आप को सेटल करेगा। अब हम इस m की वैल्यू को डिफाइन करें जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे पहले हम m को लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन जो कि डायरेक्शन के लिए उसको इग्नोर करें, ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। डेल्टा IP ओवर डेल्टा T सारे के सारे फैक्टर को इसके डिवीजन में ले आए तो ES इज इक्वल टू डेल्टा IP ओवर डेल्टा T के बराबर आ जाए। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो SI यूनिट हेनरी है। अब हम अगर 1 हेनरी को डिफाइन करें, SI यूनिट हेनरी, और इसको H के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हेनरी किसके बराबर होगा? हम कहेंगे 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका मतलब दो कॉइल्स की आपस में जो बाहमी इंडक्टेंस है उसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा? जब इंड्यूस EMF 1 वोल्ट हो, डेल्टा I ये 1 एम्पेयर हो और टाइम 1 सेकेंड हो, तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर आएगी। अब इस चीज को मैं डिफाइन इनकी टर्म में करता हूं। मैं कहता हूं कि क्योंकि चेंजिंग करंट आपने करना है, ये चीज इंड्यूस होनी है। इफ चेंजिंग करंट 1 एम्पेयर इन 1 सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल, ये मैं इसकी डेफिनेशन करने लगा 1 हेनरी की, आप लिख भी सकते हैं कि 1 हेनरी विल बी इक्वल टू द चेंज इन करंट 1 एम्पेयर इन 1 सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल produce an induced EMF of 1 volt in secondary coil, then the mutual inductance will be equal to 1 Henry। तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी इसकी 1 हेनरी के बराबर आएगी। तो ये हमारी डेफिनेशन 1 हेनरी की हो गई। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमें लगता है ये NS फाई और IP पर डिपेंड करती है। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस ना तो फ्लक्स पर डिपेंड करती है ना ही करंट पर डिपेंड करती है। जिस तरह से आप रेजिस्टेंस की कभी वैल्यू लिखते थे V ओवर I,
it does not depends on voltage and current. It depends on the area, length and material of the resistance. इसी तरह बेटे जिन चीजों से रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस उनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है. इसी तरह कैपेसिटेंस, ये चार्ज और वोल्टेज की रेशियो होती थी, लेकिन कैपेसिटेंस डज नॉट डिसाइडेड बाय चार्ज एंड वोल्टेज. वो डिपेंड करती थी जिनसे कैपेसिटर बना था, कैपेसिटेंस उन पर डिपेंड करती, यानी एरिया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड मटेरियल. यहां पर भी इस तरह का ही कुछ मौजूद है कि हमें लगता है कि फाई और आई पी के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है, ये फ्लक्स और करंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जिन चीजों से ये इंडक्टर यानी कॉइल बनी है, कॉइल का दूसरा नाम इंडक्टर भी है, सॉलिड को इंडक्टर से भी आज आप पुकार सकते हैं. तो इंडक्टर जिन चीजों से मिलकर बना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस उन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगी. मसलन किससे मिलकर बना है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स दी तो ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. आपने दो कॉइल्स के दरमियान में सेपरेशन दी हुई है तो ये उनकी सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. आपने कॉइल का एक एरिया रखा हुआ है तो ये कॉइल के एरिया यानी इंडक्टर के एरिया पर डिपेंड करेगा. आपने दरमियान में एक मटेरियल रखा है जिसके ऊपर वायर रिपीटी है तो ये उस कोर मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगी. तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड कोर मटेरियल ऑफ द कॉइल, और हमारे पास एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल इन पर डिपेंड करती है. और किस पर डिपेंड नहीं करती, फाई और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती म्यूचुअल इंडक्टेंस. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.